कहानी गोनू झा और मूर्खों की कविता। जैसा कि बताया जा चुका है कि मिथिला नरेश कला और साहित्य से बड़ा प्रेम करते थे। गूढ़ अर्थ की कविता तो उन्हें इतनी प्रिय थी कि कवि को मुहमांगा पुरस्कार देते थे। आए दिन दरबार में कोई न कोई कवि आता और अपनी कविता सुनाकर पुरस्कार प्राप्त करता। एक बार एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही निपट गवार थे। ऊपर से मेहनत वाले काम करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो बस खाली बैठे गप्पे हाँकने वाले थे। कैसे करके उनका गुजारा होता था, यह तो उनके इस कारनामे से जानिए। मित्रमंडली एक मंदिर के चबूतरे पर बैठी गहन विचार विमर्श कर रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले न रहें। पर क्या किया जाए, यह किसी की समझ नहीं आ रहा था। हम इस मंदिर के पुजारी बन जाते हैं, एक बोला, फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा तो हम उससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। मूर्ख, एक मंदिर में एक ही पुजारी होता है। पुजारी भी ऐसा जो सब पूजा पद्धति जानता हो, हम में से तो कोई भी नहीं जानता। फिर तो हमें साधु बनना चाहिए और मथुरा चलना चाहिए। बस कृष्णा कृष्णा कहना होगा। अरे, हमें खेती करनी चाहिए, चौथा बोला, इससे गांव में रहेंगे तो हमारे शादी ब्याह हो जाएंगे, फिर बाल बच्चे होंगे। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था करेंगे ही। खेती बहुत परिश्रम का काम है, हमसे कैसे हो सकता है। फिर तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों न हम गवैये बन जाएं। चारों मिलकर ढोलक मंजीरे लेकर कीर्तन गाएंगे तो लोग खुद हमें खाने को देंगे। अरे, तुम सब बेकार की बात कर रहे हो। मेरे विचार से हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। लोग उसे गणेश मानते हैं। वह जहां से भी जाता है लोग सिर नवाते हैं और श्रद्धा से कुछ न कुछ देते भी हैं। यह ठीक रहेगा, पर हाथी को चींटियों से बचाना होता है, तो पहले चींटियों का ही काम तमाम करते हैं। यह विचार उत्तम है। पहले चींटियों को मारते हैं, तब हाथी लाएंगे। चींटियां कहाँ मिलती है? जहां मीठा होता है। हमें पहले मीठे का इंतजाम करना होगा, फिर चारों अपने अपने घरों से शक्कर लाएं और यहाँ वहाँ फैला दी। शाम तक वहाँ हजारों चींटियां आ गई और फिर चारों मूर्ख उन चींटियों पर पिल पड़े। हमारे हाथी की सूंड में घुसोगी। एक गुस्से से बोला, बेचारा कितना तड़पेगा। दूसरा बोला, इन्हें क्या, इनका क्या बिगड़ता है, नुकसान तो हमारा है। और खाओ मीठा। तभी वहां से गांव के कुछ लोग गुजर रहे थे। अरे, यह मूर्खमंडली चप्पलों से जमीन क्यों पीट रही है? एक ग्रामीण आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, इन गवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही। गांव वाले उधर आए तो देखा कि वह मूर्खमंडली बेजुबान चींटियों को मार रही थी। अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, एक मूर्ख तमक कर बोला। अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ सकती थी। ये हमारे हाथी के सूंड में घुस सकती थी। हाथी? कहाँ है तुम्हारा हाथी? हमने अभी खरीदा कहाँ है? विचार बनाया ही था कि इन चींटियों का ख्याल आया। सोचा पहले इन्हीं से निपटते हैं। अरे दुर्जनों, क्यों जीव हत्याएं कर रहे हो? कभी तो मूर्खता के इस आवरण से बाहर आ। कमबख्तों, कुछ कमाकर खाना सीखो। इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार बना है दांव। अबे हाथी कोई हल्दी की गांठ है? इतना धन है तुम्हारे पास? धन तो नहीं है। चारों हक्का बक्का रह गए। फिर हाथी कहाँ से खरीद लोगे? ये बात भी सही है। चारों विचार करने बैठ गए। चारों मित्र इसी उधेड़बुन में थे कि हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा। तभी उन्हें लाल बहादुर आता दिखाई दिया। लाल बहादुर के सिर पर बड़ी सी पोटली थी और वह मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा था। चारों जानते थे कि लाल बहादुर कवि है और मिथिला के दरबार में नियुक्त है। ओ भैया लाल बहादुर, तनिक इधर तो आ, एक ने पुकारा। कवि महोदय शंकित भाव से उनके पास आए। तुमने अचानक अकारण पुकारा? कवि बोला, अहित तो नहीं कर रहे हो हमारा? इस पोटली में तो पुरस्कार में मिला धन होगा, एक मूर्ख ने कहा, और इसी को छीनने का तुम चारों का मन होगा। कवि ने तुक जोड़ दी, पर याद रखो कि राजकवि हूँ मैं, अब सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब। अच्छा, यह बताओ, एक कविता सुनाने का क्या पुरस्कार है? यह तो कविता पर निर्भर करता है, कवि ने बताया। कविता गूढ़ हो तो कवि का घर भरता है। चारों ने लाल बहादुर को विदा कर दिया। भाई, अब तो यही एक मार्ग है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। एक बोला,
हम कहाँ से सुना दें? हमको कुछ आता ही कहाँ है। अरे चले चलो, कविता तो बन जाएगी। चारों चल पड़े। रास्ते भर सोचते रहे पर कहीं कुछ समझ न आया। रास्ते में चारों एक विशाल गूलर के पेड़ के नीचे सो गए। अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर गिरा। पककर गूलर गिर गया। वह अचानक बोल उठा, अरे वाह, यह तो एक कविता हो गई। दूसरा उत्साह से बोला, कुछ और जोड़ने पर तो बन ही जाएगी। चारों उस एकल पंक्ति को याद करते करते आगे चल पड़े। रास्ते में एक स्त्री पीपल के पत्ते तोड़कर ले जा रही थी। लायो पीपरी नारी, दूसरा मूर्ख बोल पड़ा। पककर गूलर गिर गया। लायो पीपरी नारी, तीसरे ने कहा, अरे वाह, यह तो एक पंक्ति गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। चारों आगे बढ़ चले और एक जामुन के बगीचे में पहुंच गए। वहां पेड़ों से टूटकर इतनी जामुन जमीन पर पड़ी थी कि जमीन काली नजर आ रही थी। चारों बीन बीन कर जामुन खाने लगे। कितनी जामुन हैं? सारा दिन बीने तो भी खत्म न हो, एक बोला। जामुन अंत न पाइयो। तीसरा साथी बोला, अरे वाह, मेरे हिस्से का काम भी हो गया। जामुन अंत न पाइयो। कैसी रही? गूलर पककर गिर गया। लायो पी परी नारी, जामुन अंत न पाया। भाई, बात तो बनती नजर आ रही है। पहला मूर्ख बोला, अब तो बस इस चौथे यार को कुछ सोचना होगा। मैं भी सोच लूंगा, चौथा बोला। कुछ नजर तो आए। फिर चारों वहां से चल पड़े। अब मिथिला नगरी दिखाई देने लगी थी और चौथा अभी तक कुछ सोच नहीं पाया था। तभी उन्हें दो औरतें लड़ती हुई दिखाई पड़ी। उनमें एक वृद्धा थी और एक युवा स्त्री थी। चारों ने जाकर उनसे आपस में झगड़े का कारण पूछा। कारण कैसा? वृद्धा बोली, यह मेरी बहू है। सास बहू तो आपस में झगड़ती ही रहती है। तुम अपना रास्ता नापो। बरबस धानी रार, चौथा बोल पड़ा। भाई वाह, हमारी तो कविता ही पूरी हो गई। पहला बोला, अब दरबार चलते हैं। चलो भाई। चारों मित्र खुश थे कि एक बहुत कठिन काम को वे मिलकर कर चुके थे। अब दरबार में कविता सुनाने की देर थी कि राजा उन्हें ढेर सारा पुरस्कार देगा और वे हाथी खरीद लेंगे। जब चारों दरबार में पहुंचे तो दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। मिथिला नरेश अपने सिंहासन पर बैठे थे। महाराज की जय हो। हम चारों संयुक्त कविता के कवि हैं और आज दरबार में स्वरचित एक संयुक्त कविता सुनाने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज खुश हो गए। कविता तो उनका प्रिय विषय था। अवश्य सुनाइए कवि महोदय। महाराज ने आज्ञा दी। महाराज, हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम एक हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी हंस पड़े। ऐसे कवि सभा में पहली बार आए थे जो कुछ सुनाने से पूर्व ही पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कविता तो सुनाएं, गोनू झा ने कहा, जो उस समय दरबार में ही थे। फिर महाराज स्वयं कविता का मूल्यांकन करेंगे कि वह किसी पुरस्कार योग्य है अथवा नहीं। चारों कवि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोनू झा समझ गए कि वे कवि तो नहीं थे पर सीधे सादे लोग थे। गूलर पककर गिर गया। पहला उच्च स्वर में बोला, लायोपा परी नारी। दूसरे ने कहा, जामन अंत न पाइयो। तीसरा भी बोल पड़ा, बरबस ठानी रार। चौथे ने समापन किया। राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से बाहर था। वैसे तो वह कविता बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय अर्थ वाली लग रही थी। कवियों, क्या इस कविता का अर्थ आप बताएंगे? चारों बेचारे एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। गोनू झा तो दयालु हृदय थे। वह उन चारों की मनोस्थिति समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में जाने कितना सफर करके चले आ रहे हैं बेचारे। ज्यादा नहीं तो कुपुरस्कार तो उन्हें अवश्य ही मिलना चाहिए। महाराज, गोनू झा बोल पड़े, यह कविता बड़े ही गूढ़ अर्थ में है और मेरे विचार से तो यह कवि देखना चाहते हैं कि क्या दरबार में कोई ऐसा विद्वान है जो इनकी रचित कविता का अर्थ बता सके। क्यों कवि महोदय, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ न? हाँ हाँ हाँ, चारों के सिर सहमति में हिले। अब तो मिथिलानरेश उत्सुक हो उठे कि उस कविता का गूढ़ अर्थ क्या है। उन्होंने अपने विद्वान दरबारियों की परीक्षा का उचित समय जानकर उन्हें आज्ञा दी कि उस कविता का अर्थ बताएं। सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए। वह एक अर्थहीन तुकबंदी थी जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। महाराज, यह भी कोई कविता है? एक दरबारी बोल पड़ा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? यह तो तुकबंदी है महाराज, क्षमा चाहूंगा। एक अन्य दरबारी बोला, यह चारों मूर्ख मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
कामचोर, आलसी और निपट गवार ये चारों परिश्रम करना ही नहीं चाहते और उल्टी सीधी योजनाएं बनाते रहते हैं। अब वो चारों कवि भयभीत भी हो गए। उनके ही गांव का आदमी उनके विरुद्ध बोल रहा था। अब इनाम तो क्या मिलता, राजदंड मिलेगा। चारों बेचारे थर-थर कांपने लगे। गोनू झा को उन पर दया आ गई। महाराज, गोनू झा ने कहा, मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी अपनी असमर्थता को इनकी मूर्खता कहकर छुपा रहे हैं। तो क्या आप इस कविता का अर्थ बताएंगे पंडित जी? एक विद्वान चिढ़ गए। अवश्य महाराज, यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा का संकेत करती है। गोनू झा ने कहा, रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने कहा था कि गूलर पक्कर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल महल गूलर की तरह गिर गया। लायोपी परी नारी, अर्थात क्योंकि उसका पति रावण परस्त्री का हरण करके लाया था। महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। क्या गूढ़ अर्थ निकला था कविता का, जा मन अंत न पाइयो। गोनू झा ने आगे स्पष्ट किया, अर्थात जिन त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र राजा राम के मन का योगी महायोगी भी अंत न पा सके, बरबस ठानी रा, अर्थात उन पुरुषोत्तम से बरबस ही लड़ाई की और काल कवलित हुए। वाह वाह, अति उत्तम। मिथिला नरेश ने कहा, बहुत गूढ़ अर्थ और संदेशपूर्ण कविता है यह। इन कवियों को हम पुरस्कार में एक हाथी सहित कुछ धन भी देने का आदेश है। दरबारी तो सन्न रह गए। एक तो गोनू झा ने उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, दूसरे चार मूर्ख इतना पुरस्कार भी ले गए। ऊपर से मिथिला नरेश के मन में गोनू झा का सम्मान भी बढ़ गया। इस प्रकार गोनू झा ने चारों मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। गोनू झा इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंदों, गरीबों आदि के गवारपन के बावजूद मदद करते थे। इसीलिए वे सभी के परमप्रिय साथी थे। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।